हेलो फ्रेंड्स, मैं अचल गुप्ता। मैं आपको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिसिस। ये पेपर नंबर 11 है। इसका मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा। इस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको स्टडी करनी है वो सारे डिटेल्स में मैं बताऊंगा और आपको कोई एक चैप्टर में शुरू करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टडी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर आपका यहाँ पे दो पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क्स का है जो सिर्फ कैश के बात करता है, डिस्कस करता है फाइनेंस के बारे में। और दूसरा है बिजनेस डाटा एनालिसिस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर का पार्ट है जो कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब आपके पास जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़नी है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दी हुई है, देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डाटा एनालिसिस, यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 80% पार्ट है, ये 80% पार्ट है। उसमें आपका कौन कौन सा चैप्टर है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट 5%, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट 10%, टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस 15%, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैपिटल बजटिंग 15%, वर्किंग कैपिटल 10%, फाइनेंशियल डिसीजन ये आपका 10% है। तो लास्ट का आपका जो ये वाली पार्ट है 15%, ये वाली पार्ट है 15%, ये वाली पार्ट आपको कितनी है 10%। तो 40 मार्क्स का तो यही हो गया। और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये आपका 60% हो गया। ये रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। ये सारे आपके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि 80% हो गया। दूसरा आपका जो आता है बिजनेस डाटा एनालिसिस, ये आपका 20 मार्क्स का है। 4 चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है। इसको क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, या आप इसका थोड़ा सा पार्ट्स है कहीं से क्लास ले भी सकते हैं और आपका 20 का 20% इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि आपको कोई क्या क्या पढ़नी है। कोई एक मैं आपको इस चैप्टर में, आपका इस सब्जेक्ट में मैं एक चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अब वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आज आपको पढ़ाऊँगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है ये 1.2, ये सेकंड चैप्टर से। आपको क्या क्या पढ़नी है इसके बारे में आप लोग देखते जाइए थोड़ा सा। टाइम वैल्यू मनी का, टाइम वैल्यू मनी में सबसे पहले टाइम वैल्यू मनी होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 टेक्निक्स होता है, एक तो कंपाउंडिंग टेक्निक्स होता है, दूसरा क्या होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता है। कंपाउंडिंग टेक्निक्स का मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालने का, डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, ये वाला टेक्निक्स होता है। और यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर सिंगल फ्लो होगा तो मल्टीपल फ्लो होगा तो एन्युटी होगा तो कैसे निकालेंगे। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 ईयर है, 5 ईयर है तो 5 साल के बाद कितना होगा। सपोज करो 10,000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 10%, तो 5 साल के बाद ये पैसा कितना होगा, दैट इज़ अ कंपाउंडिंग फैक्टर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴n। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं 1 + 0.10 की पावर 5 ऐसे करके निकालते हैं। तो कंपाउंडिंग फैक्टर इज अ फैक्टर विच इज यूज्ड, टेक्निक विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अब बात आ जाता है कि डिस्काउंटिंग किसे कहा जाता है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स किसे कहते हैं, जो फ्यूचर की पैसे को, जैसे आज है यहाँ पे 5 ईयर है तो 5 साल का यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n। मैंने प्रेजेंट में निकालना है तो डिवाइड करेंगे और फ्यूचर में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। फ्यूचर में निकालना है तो 1 प्लस आर टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई, अब प्रेजेंट में निकालना है तो 1 प्लस आर टू दी पावर एन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर सिंगल कैश फ्लो, अनइवन मल्टीपल फ्लो, एंटी परपेचुइटी, ये सारी टेक्निक्स हम आपको स्टडी करेंगे, जो एक एक करके आपको टेक्निक स्टडी करेंगे। यहाँ पे सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। आपका टोटल इलस्ट्रेशन इस चैप्टर में आपका 11 है। 11 का 11 इलस्ट्रेशन बहुत इजी है और इस टॉपिक से हम आपको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ये पूरी आपकी फाइनेंस को पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनो बेटा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको कितने टाइप की फॉर्मूला आपको पास आ सकता है। तो मैं आपका सबका फॉर्मूला का लिस्ट मैंने पहले ही दे दिया है। एक तो क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अमाउंट एज पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कभी कभी होता है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड मंथली हो, कंपाउंडेड पर डे हो, तो यहाँ पे इस सब का यूज करेंगे। इस सब का हमें आगे में यूज करेंगे। डिवाइडेड बाई 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। यहाँ पे डिवाइडेड, इसको क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न बताऊंगा। स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, पॉपुलेशन का फॉर्मूला यह होता है, और अमाउंट डबल कितने साल में हो सकता है अगर सिंपल इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो तो कैसे होगा। अब आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो कैसे होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो कैसा होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया। अब मैं आपको एक एक चीज़ को बताता हूँ कि ये सारी फॉर्मूला लिखने का लॉजिक क्या है। बेटा मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगा वो हर एक चैप्टर में ईच एंड एवरी डे में किसी ना किसी फॉर्मूला की लॉजिक बताऊंगा और उस लॉजिक के साथ उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। आपको क्या करनी है, एक गत्ते का अच्छा सा कॉपी लेनी है। जो मेन पॉइंट्स आपका आएगा, मेन पॉइंट्स आपके पास आएगा हर एक चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे की मेन पॉइंट्स जो होगा उस गत्ते की कॉपी में लिखेंगे। आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा। वो मेन कंसेप्ट होगा उस गत्ते की कॉपी में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्विक रिवीजन करने के लिए लिखेंगे। जैसे मैंने आज सपोज करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितने फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स को याद रखनी है। ये सारी पॉइंट्स टॉपिक याद रखनी है, ये वाला याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है, बस इतना याद रखना है। तो इतना याद रखना, अगर कंसेप्ट के साथ आप बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में। बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे आपको कॉपी बनानी है। एक तो मेरी क्लास नोट बनानी है, दूसरी आपको क्विक रिवीजन का कॉपी बनानी है। जो मेन पॉइंट्स में लिखाऊंगा उसको लिखनी है और जो मेन फॉर्मूला होगा उसको लिखना है। ठीक है ना बेटा। उसके बाद हम आपको चलते हैं, आपका सबसे पहले ये हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट ये आपका फाइनेंस का मतलब होता है कैश, इसका मतलब होता है मनी। ये सब्जेक्ट आपको स्टार्ट होता है मनी से और आपको ख़त्म भी होता है मनी पे, माने आपको एंड भी इसका होता है मनी पे। ये सब्जेक्ट पैसे से स्टार्ट होता है, पैसे पे ही ख़त्म होता है। और अपना सपना मनी, अपना सपना मनी। पैसे का मैनेजमेंट किसको नहीं करना है, बताओ। पैसे का मैनेजमेंट किसको नहीं करना है, सबको करना है।
अब एक बात बताइए, ये दुकान मैं दिखाता हूँ, ये एक विलेज का शॉप है, एक गांव घर का शॉप है। ये क्या अकाउंट मेंटेन करता होगा? ये प्रॉपर एज पर कंपनी लॉ कोई अकाउंट मेंटेन करता होगा? ये तो नहीं सर, अकाउंट मेंटेन नहीं करता होगा। क्या गवर्नमेंट की कोई लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता होगा? तो नहीं सर, कंपनी लॉ को भी फॉलो नहीं करता होगा। ये ऐसे शॉप खोल लिया, क्या ये रिटर्न फाइल करता होगा? टैक्स का कोई प्रोविजन फॉलो करता होगा? नहीं। आपके विलेज गांव के दुकान में या मंदिर के आसपास छोटे छोटे दुकानें होती है, वो कोई अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है, कोई लॉ को मेंटेन नहीं करता है, कोई टैक्स को मेंटेन नहीं करता है। तो इसके लिए सारे चीज़ें इरिलीवेंट है, इसके लिए सारे चीज़ें इरिलीवेंट है। लेकिन ये बंदा जिसका ये शॉप है, वो अपने मनी का, पैसे का हिसाब किताब तो करता ही होगा। पैसे का हिसाब किताब तो 100% श्योर है कि करता होगा। तो पैसे का हिसाब किताब एक छोटे पर्सन से लेके बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, कॉर्पोरेट को, ग्रुप इंटरप्राइजेस को, सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका कोर एरिया फाइनेंस नहीं है। एमबीए फाइनेंस जो करते हैं उनका कोर एरिया फाइनेंस है, लेकिन फिर भी आपको भी पैसे की मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। सीए को भी पैसे की मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए सीए को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। आपका सीएस को भी, कंपनी सेक्रेटरी को भी पैसे की मैनेजमेंट करनी है, उसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब में कॉमन है, क्योंकि सबको जरूरत है। किसको पैसे की मैनेजमेंट करना जरूरी नहीं है? अब देखिएगा, इनको पैसे की मैनेजमेंट करना जरूरी है। ये शॉपकीपर हैं जो कि किसी मंदिर के पास रहते हैं, इनको भी पैसे की मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन कोई लीगल प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं, कोई टैक्स नहीं, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो होता क्या है? यह सब्जेक्ट है पैसे का मैनेजमेंट। तो पैसा कहाँ से आता है? लक्ष्मी माँ आपको पैसा देती है, लक्ष्मी माँ आपको पैसा देती है, और सरस्वती माँ आपको विद्या देती है। आपको मैनेजमेंट करने के लिए गणेश भगवान उसको क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पे पैसे का क्या होगा? यहाँ पे पैसा इसमें सब्जेक्ट में ग्रो कैसे होगा, पैसा कैसे हम बढ़ाएंगे, उसको बताया जाता है। 3 मेन पॉइंट्स होता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सबसे पहला होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस होता है, सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस होता है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस का मतलब जो पैसा आपको चाहिए वो पैसा का एस्टिमेट कैसे करेंगे आप। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, एक लॉन्ग टर्म एसेट्स। आपकी बिजनेस करने के लिए आपको लैंड चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए आपका प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस का मतलब कितना कैपिटल चाहिए आपको बिजनेस में। क्या आप बताइए, क्या ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपके पास आते ही क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे? तो नहीं सर, हम बिजनेस आते ही स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके बाद भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो पैसा क्या होता है? उसको कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या होता है?
जो कैश होता है, जो कैपिटल होता है, उससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजते हैं। फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के बाद फिनिश गुड्स प्रोडक्ट को हम स्टॉक करते हैं। फिर उसको डेटर के पास सेल करते हैं। फिर ये कैश आ जाता है। मैंने एक ऐसा पैसा जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते रहता है, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो आपको पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाएगा, दैट वी विल स्टडी इन कैपिटल बजटिंग। वर्किंग कैपिटल भी हम अलग सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मान लो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ मैंने माना कि 15 लाख इसकी ज़रूरत पड़ती है, मान लो फिक्स एसेट्स का, और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको 5 लाख की आवश्यकता है। तो टोटल एस्टिमेशन कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपया हमें चाहिए बिजनेस के लिए, ठीक है। तो पहला काम आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी अगर बिजनेस आप करते हैं तो कितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस। दूसरी बात है, जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, सपोज कीजिए आपको 20 लाख रुपीज की आवश्यकता है, 20 लाख रुपीज की आवश्यकता है, तो ये पैसा कहाँ से उठाएंगे? क्या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा? क्या सोर्स होगा? इस पैसे को आप इक्विटी से कितना उठाओगे? आप इस पैसे को इक्विटी से कितना उठाओगे? इक्विटी ऑन ऑनर। क्या आप इस पैसे को प्रेफरेंस से कितना उठाओगे? क्या इस पैसे को डेब्ट से कितना उठाओगे? लोन कितना लोगे? आपको ऐसे भी विचार करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। इसको क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। मान लो कि हमने 10 लाख इक्विटी से उठाया या 12 लाख इक्विटी से उठाया, हमने 5 लाख हमने कैसे उठाया? प्रेफरेंस से उठाया। तो 3 लाख हमने कहाँ से उठाएंगे? डेब्ट से उठा लेंगे, ठीक है। तो दिस इज सेड टू बी कैपिटल स्ट्रक्चर, माने किस स्ट्रक्चर में आपका पैसा होगा जो आप मार्केट से उठाएंगे, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक होता है। कैपिटल का कॉस्ट कम होना चाहिए, कैपिटल की कॉस्ट कम होना चाहिए, और इस पे जो होने वाला रिस्क भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन जो पार्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल कितना चाहिए, और जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल आप किस सोर्स से उठाओगे, कहाँ से पैसा उठाओगे, दैट इज द मेन 2 सोर्स। और लास्ट में होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जो ये पैसा आपने उठाया है उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कैसे आप यूज करोगे। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इज सेड टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी बेटा, दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये नोट्स की जो मैं आप जिस स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूं, ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने घर पे आपके पॉकेट में मैं भेज दूंगा। आप मेरा नंबर लिखिएगा 9312606737। आप इस नंबर को पहले सेव करेंगे HL गुप्ता के नाम से, और आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे CMA इंटरमीडिएट लिखेंगे, CMA इंटरमीडिएट व्हाट्सअप करेंगे, CMA इंटरमीडिएट लिखेंगे और अपना नाम लिखकर व्हाट्सअप करेंगे। तो मैं जितने भी CMA इंटरमीडिएट की जो स्लाइड्स है, जो मैं पढ़ाता हूँ, नोट्स है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो प्लीज आप लोग क्या करें, ये सारे आप करें, ठीक है ना बेटा। आप प्लीज इस पे व्हाट्सअप करें। अब मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ, सबसे पहला स्टेज क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, और तीसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, effective and efficient utilization of finance in the business organization, in the business organization, ठीक है ना बेटा। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनीशन है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये क्लियर है ना बेटा? क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द स्टेज ऑफ, फ्रॉम द स्टेज ऑफ, सबसे पहले क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, मैंने कितना पैसा चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए आपके बिजनेस करने के लिए। दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, जो पैसा चाहिए वो कहाँ से, मान लो आपने एस्टिमेट किया 20 लाख रुपया चाहिए, तो 20 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, इक्विटी से कितना लाएंगे, प्रेफरेंस से कितना लाएंगे, लोन कितना लेंगे, डेब्ट कितना पैसा उठाएंगे। और तीसरा क्या होता है, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दिस इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल डिफिनीशन है। व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कहां से लेकर आएंगे, अब उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करेंगे, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब वो सब्जेक्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। ये पैसा स्टार्ट होता है मनी से, खत्म होता है मनी पे, और अपना सपना मनी मनी, ठीक है ना बेटा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज एक चैप्टर शुरू करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सुनना बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको टाइम में, पैसे में रिलेशन आपको बतलाता है, टाइम में और पैसे के बीच की रिलेशन बतलाता है, उसको हम आज स्टडी करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सुनिए, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि बेटा ये स्लाइड जो है मैं आपको भेज दूंगा, आप अपना पहले मेरा नंबर आप सेव करेंगे, ना आपको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, सारी चीज कॉपी किया हुआ मिलेगा। 9312606737 ये नंबर सेव करें, ए नाम पे, एचएल गुप्ता के नाम पे, और आप सीए में इंटरमीडिएट लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे कि सर इस चैप्टर का मुझे चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। मेरी लाइव भी क्लास होती है, लाइव हमारे पास पर डे 8.30 PM शाम को लाइव क्लास होती है, प्लीज लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, पैसे में टाइम में वैल्यू आपका रिलेशन है, उसको स्टडी करनी है, जो आपकी 2.1 चैप्टर है। अब सुनो बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको समझिए। सपोज कीजिए आपका 10,000 मेरे पास है, आपका 10,000 मेरे पास है, मैंने आपको कहा कि सर आप मुझे ये पैसा आप टुडे भी आप ले सकते हैं या आफ्टर 1 ईयर भी ले सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर भी ये पैसा ले सकते हैं, या तो टुडे ले लीजिए या आफ्टर 1 ईयर ले लीजिए।
तो आउट ऑफ दिस टू ऑप्शन विच वन ऑप्शन यू विल एक्सेप्ट? सब कोई कहेगा, बताइए कौन सी ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे? सर आज वाली पैसे दे दीजिए, ये वाला हम ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, आज वाली ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि 1 साल के बाद वाली। तो क्वेश्चन है क्यों आप आज वाली ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हो बेटा? क्यों आप आज वाली ऑप्शन को एक्सेप्ट करोगे? उसका रीजन क्या है? उसकी रीजन को समझने की कोशिश करना बेटा। क्योंकि हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए अगर 10% है तो कोई आज पैसा देगा, तो इस पैसे को हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो 10% ऑफ ₹10,000 आपका पास पैसा कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस ₹1,000 आपका रिटर्न आ जाएगा, और ये 1 साल के बाद 11,000 हो जाएगा। ये 11,000 हो जाएगा। कहने का मतलब आज का 10,000 1 साल के बाद का 10,000 बराबर नहीं है। आज का 10,000 1 साल के बाद के 10,000 के इक्वल नहीं है। आज के 10,000 आफ्टर 1 ईयर इट इज गोइंग टू बी 11,000। इसका मतलब सेम पैसा दो अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। इसका मतलब सेम पैसा दो अलग टाइम में अलग होता है बेटा। सेम पैसा दो अलग टाइम में अलग होता है। सेम पैसा दो अलग टाइम में अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता। आज का 10,000 1 साल के बाद के 10,000 के बराबर नहीं है, क्योंकि देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ऑफ देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप इन्वेस्ट करके 1,000 कमा लोगे। आज का 10,000 1 साल के बाद का 11,000 इक्विवेलेंट है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या होता है? दूसरा, फर्स्ट देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरी अल्टरनेटिव ये है आपके पास, दूसरा आपके पास यह है, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर किसी गुड्स की प्राइसेज ₹1,000 पर यूनिट आज है, तो कितनी गुड्स को कंज्यूम करोगे 10,000 रुपीज में? तो यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 दैट इक्वल टू रुपीज, आपने 10 गुड्स को कंज्यूम करोगे। और ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइस इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज करके उसी गुड्स की प्राइसेस 2,000 पर यूनिट अगर मान लीजिए हो गया, तो आपके पास 10,000 रुपया हो जाएगा। तो 2,000 पर यूनिट के हिसाब से आप 5 गुड्स को कंज्यूम कर पाओगे। आज की कंजम्पशन 10 गुड्स, सेम पैसे से महंगाई के कारण फ्यूचर में कंजम्पशन 5 गुड्स। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन, प्रेजेंट कंजम्पशन आज की गुड्स की कंजम्पशन मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन। आज की गुड्स की कंजम्पशन मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है बेटा? बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको लिखना नहीं है, ये सारी चीजें हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट, प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट। प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है ना? तो 2 रीजन है। सबसे पहला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी। टाइम वैल्यू मनी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी। क्या स्टेट करता है? आज के पैसे का वैल्यू 10,000 आज है, 1 साल के बाद अगर ₹10,000, ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि आपके पास सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। आज पैसा मिलेगा तो आप इन्वेस्ट करोगे। प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन। प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन। आज हम पैसे का ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, 1 साल के बाद सेम पैसे का महंगाई के कारण हम पैसा कम यूटिलाइज करेंगे।
ठीक है ना। तो दिस इज रिलेशन। थर्ड, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर में कोई काम अनसर्टेन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करनी है। तो व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी। इट स्टेट्स present worth of the money is more than future worth। आज की सेम पैसे के वैल्यू ज्यादा होता है फ्यूचर के पैसे से। क्यों? क्योंकि आज पैसा रहेगा तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आज हम उसकी ज्यादा गुड्स की कंज्यूम करेंगे, अब फ्यूचर अनसर्टेन है। तो मुझे विश्वास है कि टाइम वैल्यू मनी का डिफिनीशन आप लोग को समझ आ गया हो। व्हाट इज द टाइम वैल्यू मनी? समझ आ गया बेटा? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे, ये मिल जाएगा। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड मनी। It states the present worth of the money has more value than future worth due to the following reason. Time value, present worth of the money has more value than future worth due to the following reason. There is an investment opportunity. Present consumption is more than the future consumptions. Future is uncertain. ठीक है, ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाया। What time value of money is a relationship between time and money. What it states? It states present worth of the money has more value than future worth due to the following reasons. क्या रीजन हो सकता है? There is an investment opportunity. Present consumption is more than the future consumption. Future is uncertain. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइम वैल्यू मनी? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी। प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज व्हाट? मोर देन। प्रेजेंट वर्थ ऑफ द मनी हैज मोर देन फ्यूचर वर्थ। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। एक हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, यहाँ पे एक कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, दूसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। कंपाउंडिंग फैक्टर में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर होता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू होता है। ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है बेटा? अब देखिएगा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको बताया। एक बताया कंपाउंडिंग फैक्ट, वैल्यू ऑफ मनी। अब सुनो, टाइम में पैसे के बीच की रिलेशन को दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक तो होता है कंपाउंडिंग फैक्टर या टेक्निक, एक होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब सुनना बेटा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज को यहाँ पे लेकर आते हो। तो हम बचपन में क्या पढ़े हुए हैं, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू, बचपन से हमारे पास एक फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r⁴ n।
कहने का मतलब ये पैसा आप आज डिपॉजिट करते हो, ये पैसा आज डिपॉजिट करते हो, इस रेट से पैसा डिपॉजिट करते हो, इतने टाइम पीरियड के बाद वो पैसा ये हो जाएगा। ये पैसा आज डिपॉजिट करते हो, इस रेट से करते हो, इतने टाइम पीरियड के बाद ये पैसा इतना हो जाएगा। तो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू and this is your present value. This is 1 plus r. Suppose you want to calculate future value. Suppose you want to calculate future value, then it is calculated present value into 1 plus r to the power n. That is present value equal to future value 1 plus r to the power n. So this is your present formula of present value. This is your formula of future value. How to calculate? To calculate future value, you have to multiply by the same factors, and to calculate present value, same future value divided by this. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज रखते हैं 1 प्लस 0.10 की पावर 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.1। तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे 10,000 1.61051, तो ये आपके हो जाएगा 16,105.10। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे अगर दूसरे केस में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। तो व्हाट इज द कंपाउंडिंग फैक्टर? इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। इट इज अ फैक्टर व्हिच इज यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अब आपके पास आ जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग फैक्टर हमारे पास यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अब आपके पास आ जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में क्या होता है, एग्जैक्टली द सेम 0 1 2 3 4 5। Suppose 16,105.10 is here. You want to calculate here present value. So how will you calculate the present value? Present value equal to future value divided by 1 plus r to the power n. In future you are going to receive this amount. So that's why 16,105.10, this is 1 plus 0.10 to the power 5, 16,105.10 to the power, what is it, 1.61051. This is equal to 10,000. So what is the discounting factor? Discounting factor is used to calculate present value. This is used to calculate present value. That is a factor which is used to calculate present value. Discounting factor is the factor which is used to calculate present value. Is it clear, beta? It is a factor which is used to calculate present value. It is a factor which is used to calculate present value. What is the compounding factor? Compounding factor, it is a factor which is used to calculate future value. What is the discounting factor? It is a factor which is used to calculate present value. तो दो टाइप की फैक्टर आपको स्टडी करनी है इसमें। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना? तो आपका बुक का एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं और उस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है बेटा? आपकी बुक का देखिए, आपने 11 इलस्ट्रेशन तक था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं आपके बुक का, आपके स्टडी मटेरियल, न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्लीज देखिए।
इलस्ट्रेशन में, इफ अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000, इन्वेस्टमेंट रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, what will be the future value of investment after 10 years? Exactly, very easy questions. यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई साहब आपने यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट किया 1,50,000, टाइम पीरियड कितनी है 10 ईयर्स के लिए आपके पास टाइम पीरियड है। तो 10 साल के बाद क्या होगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला, व्हाट फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो प्रेजेंट में आपने 1,50,000 है, 1 प्लस 0.12 की पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 1,50,000 इंटू, अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, आप अपनी कैलकुलेटर में लिखेंगे कैसे, आप अपनी कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। आप अपनी कैलकुलेटर में, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर उठाया, ठीक है, आप अपनी कैलकुलेटर में 1.12 लिखेंगे, ठीक है। 1.12 लिखने के बाद आप अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो बटन होगा उसको प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई की बटन, और यहाँ पे 10 है ना, तो 10 बार इक्वल को प्रेस नहीं करेंगे, एक कम करेंगे, क्योंकि पहली बार जब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके बतलाएगा। तो 10 है तो 9 टाइम्स आप इक्वल को प्रेस करेंगे, 1 2 3। जैसे अगर 5 होता तो 4 टाइम्स हम इक्वल को प्रेस करते, जैसे इसमें 9 टाइम प्रेस करेंगे। सबसे पहले 1.12 लिखना है, फिर आपको इंटू प्रेस करनी है, फिर 9 टाइम्स इक्वल प्रेस करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.10584 आया। तो 3.106 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके बुक में कितना लिखा है 3.106, यहाँ पे कितना है 3.1058, तो 3.16 लिखा जा सकता है। यहाँ पे कितना लिखा है 3.106 लिखा जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेटर से देखिए, जो मैं यहाँ बना 1.12 इंटू, फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे, 10 है तो 9 टाइम्स, क्योंकि पहली बार इक्वल प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बताएगा, तो 2 बार यही हो गया, तो 1 बार नहीं 2 से काउंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से काउंट करेंगे तो आपके आ जाएगा इतना, ठीक है ना बेटा। 1.12 इंटू क्या करोगे 2 से काउंट करना, तब 10 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3.1058। अब सुनिए इसका रीजन क्या है, ये क्यों कम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब प्रेस करोगे इक्वल को तो क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करके आएगा। क्लियर है ना बेटा। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान था, जो आप पहले बचपन में पढ़े हुए हैं। अब डबलिंग द पीरियड, यहाँ पे एक क्वेश्चन है डबलिंग द पीरियड, तो आपसे यहाँ पे क्या बताई गई है, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे 72 को यूज करके डबलिंग बता देंगे, 72 बाई डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट, या तो एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला लेकर बताएंगे। आपको ये वाला नहीं, इसको याद रखना है, आपको उसके बेसिस पे बनाना है। आप याद कीजिएगा कि जब मैं फॉर्मूला बता रहा था डबलिंग का, यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड बता रहा था, यहाँ पे स्लाइड में, तो स्लाइड में मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिएगा कि हमने आपको एक फॉर्मूला का लिस्ट दिया था, तो इस फॉर्मूला के लिस्ट में मैंने आपको डबलिंग वाली केस समझाया होगा। देखिएगा मैंने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे अमाउंट डबल कब होता है, तो 100/r। ट्रिपल कितने दिन में होता है 200/r, ये ईयर आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे 72/r में डबल, और ट्रिपल 114/r, और 4 टाइम्स 144/r, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे डबल हो जाएगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे डबल आपका हो जाएगा। तो वही क्वेश्चंस आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है,
आपको 72/r। The Thumble rate 72 helps to find the double period. According to this rule, doubling period obtained by dividing 72 by interest rate, that is 72 by interest rate। हालांकि ये वाला होता है, इसको नहीं, ये वाला डायरेक्ट इजी कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, हाउ लॉन्ग इट टेक 20,000 रुपीज डबल इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 8% अप्रोक्सीमेटली। तो 8% क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो 72/8 कर दो, तो 72/8 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपको, 9 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर इलस्ट्रेशन हो गया। इस तरह बाकी सारे फॉर्मूलाज दिया हुआ है बेटा, A to Z फॉर्मूला आपको एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताई गई है। उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला, सपोज समवन प्रोमिस टू गिव यू 1,000 3 years hence, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब उन्होंने क्या कहा कि आज से 3 साल के बाद 0 1 2 3 1,000 रुपीज दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है, 10% है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, आज इस पैसे का वैल्यू कितनी होगी आज। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n दैट इक्वल टू, फ्यूचर में आपकी 1,000 मिल रहा है, 1 + 0.10⁻³ तो 1,000 डिवाइडेड बाय 1। अब आप 2 3 1.331 लिख दोगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.331, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.751। तो इसको बताऊंगा इसको क्या कहा जाता है, तो ये 751 रुपीज हो जाएगा। तो हमने इलस्ट्रेशन 1 किया, इलस्ट्रेशन 2 किया, इलस्ट्रेशन 3 किया। अब बहुत आसानी से मैंने कंप्लीट किया और आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके।